Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry 12th with MPhil scholar Abdul Basir. Dear students, FSC 12th का जो हमारा सिलसिला चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अल्केन्स के मुतालिक और अल्केन्स की प्रिपरेशन हमने चेक की थी कि अल्केन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं 5 मेथड से। आज हम अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और अल्केन्स की रिएक्टिविटी है, इन दो चीजों को आज हमने डिस्कस करना है। हमारे पास अल्केन्स के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इनकी खास तौर पर जो इसकी प्रिपरेशन में कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम था, उसको आपने जरा गौर से देख लेना है। उसके बाद इसके हम रिएक्शंस जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे यानी लेक्चर नंबर 10 के अंदर, तो मैं रिएक्शंस आपको बताऊंगा। हेलोजिनेशन रिएक्शंस होंगे, उसको भी आपने डिटेल से जरा करना है, जो कि हमारे पास बहुत अहम है। सबसे पहले आज हम, जो कि जैसे कि हमारा टॉपिक है, टॉपिक में जाहिर है कि हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, और साथ में असाइनमेंट्स हैं जिसमें कोई 8 कोई सवाल हैं या 7 सवाल हैं, उसके एक सवाल के कोई 3 पोर्शन है, वो आपने करने हैं। वो लास्ट पे, एंड पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम अपना लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करें अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, पहले नंबर पर अल्केन्स की फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, यानी अल्केन्स जो इतनी बड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनकी फिजिकली वो किस तरह होती हैं और उनकी फिजिकली अपीयरेंस और ऑर्डर उसका क्या होता है। ये कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं, ना तो इनका कोई कलर होगा ना ही इनकी कोई बू टाइप होगी, कोई ऑर्डर होगा। अब इसमें फिजिकल स्टेट्स में आपके पास कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जो आपके पास होंगे वो गैसेस होती हैं, यानी उनमें उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद दूसरी जो फिजिकल स्टेट है, कार्बन की तादाद 5 से लेकर कार्बन की तादाद 17 तक लिक्विड्स हैं, और 18 के आगे जितने भी आते जाते हैं वो वैक्सी सॉलिड्स बनते जाते हैं, यानी उसके जो हायर मेंबर्स होंगे वो वैक्सी सॉलिड्स होंगे। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ये नॉन पोलर होती हैं। अब नॉन पोलर कैसे होती हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें आपको पता है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास तकरीबन होती है 2.5, जबकि हाइड्रोजन की जो होती है वो 2.1 होती है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो ये आता है 0.4 का। तो आपको याद होगा जब मैं पहले पढ़ा रहा था, पोलर नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको मैंने बताई थी कि जो नॉन पोलर होते हैं वो 0 से लेकर 0.4 तक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वो नॉन पोलर होंगे। 1.5 से लेकर 1.7 तक, यानी 7 से नीचे 1.6 तक ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। 1.7 ऐसी बाउंड्री है जिसपे 50% कोवलेंट होते हैं, 50% आयनिक होते हैं, यानी 50% पोलर कोवलेंट और 50% आयनिक। जबकि अबव 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आ जाता है तो वो आयनिक करैक्टर होता जाता है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा आयनिक करैक्टर उतना ज्यादा होता है। और आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि कोई चीज केमिस्ट्री के अंदर
100% आयनिक नहीं होती, 100% कोवलेंट होती है। यानी 100% कोवलेंट का मतलब ये है कि दो एक जैसी चीजें अगर आपस में मिलती हैं तो उनमें एग्जैक्ट सेंटर के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये हमने चीजें डिस्कस की हुई हैं पहले फर्स्ट ईयर के अंदर, दोबारा से एक रिवीजन आपको दे दी है। अब जो नॉन पोलर चीजें होती हैं, आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, कि जो नॉन पोलर चीजें होती हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होती हैं। यानी कि अगर नॉन पोलर चीज है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसा कि हमारे पास ईथर है, जैसा कि हमारे पास बेंजीन है, जैसा कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड्स है, उनमें ये डिजॉल्व हो जाती हैं। तो किसमें डिजॉल्व नहीं होंगी? वाटर पोलर कंपाउंड है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगी। तो ये इनसॉल्युबल होती हैं इन वाटर के अंदर और सॉल्युबल होती हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एटसेट्रा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी। ये तीन चीजें अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी एटॉमिसिटी इंक्रीज होती जाए तो मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है। यानी कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी। एक चेन अगर इधर आप जरा देखें कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, तो कार्बन की तादाद कम है। यहाँ पे देखें कार्बन 5 से दूसरे में कार्बन 17 तक, तो तादाद क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। अब तादाद ज्यादा हो रही है तो नॉन पोलर ही। तो नॉन पोलर में हमने एक और चीज भी मैं आपको रेफरेंस के तौर पर दे रहा हूँ। आपने चैप्टर नंबर 4 में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के टॉपिक में फैक्टर्स आपको पढ़ाए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो वहां पे एक फैक्टर हमने ये भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा या एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो नॉन पोलर चीजें हैं वो पोलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, करीब करीब आएंगे तो वो गैस होंगे तो लिक्विड में चले जाएंगे, लिक्विड होंगे तो सॉलिड में चले जाएंगे। अब उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे, और अगर वो करीब करीब आ रहे हैं तो जहरी बात है कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, मैस ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट्स यानी मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं तो किस किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज करने से। यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई चीज हमारे पास सॉल्युबल है, कम उसका मास है तो वो सॉल्युबल है। अगर उसका मास ज्यादा करते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्वेंट अगर एक ही होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी वो हल होना कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेंजीन के अंदर हम जैसा कि हम पेट्रोल को डाल दें जिसको गैसोलीन हम कहते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर हम पेट्रोल की जगह के ऊपर कोई वैक्सेस डाल देते हैं या हम कोई इस तरह की चीजें डाल देते हैं जैसे कोल वगैरह, या कोई इस तरह की चीजें हम डाल दें जो इंतहाई वैक्सी अल्केन्स हैं, जो कि कार्बन, जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, तो वो कम बेंजीन उसको हल करेगा। तो ये भी हमने पहले सॉल्युबिलिटी वाले फैक्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो सिमिलर साइज के होते थे वो एक दूसरे को इजीली हल कर लेते थे, बड़े साइज की जो चीजें होती थी वो हल पजीर कम होती थी। यानी यहाँ पे इतना डिटेल तो आपने नहीं, आपसे पूछा गया, बस आपने ये चीज देखनी है सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज करने से कम होगी, जबकि मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी जो है उसकी वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। एक और चीज जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, आपको याद होगा कि हमने जब रिफॉर्मिंग का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि ऑक्टेन नंबर जो हैं वो पूरे हो जाएं। आपको याद होगा ब्रांच्ड चेन जो आइसोमर्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, तो जिसकी वजह से स्ट्रेट चेन की निस्बत वो अच्छे फ्यूल के तौर पर साबित होते हैं, और जिस वजह से वो नॉकिंग जो थी वो कम करते थे और ऑक्टेन नंबर हमने कहा था उनका ज्यादा होता है। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आएगा
या फिर कोई एमसीक्यूज इन चारों पांचों में से वो पूछ सकता है। खास तौर पर जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें ब्रांच चेन भी है और ये चीजें भी आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है हमारे पास, अगर हम डिस्कस करें तो वो है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। बच्चों अल्केन्स का दूसरा नाम उर्फ आम में, अब उर्फ खास नहीं है यहाँ पे, उसको पैराफिन्स कहते हैं। अब बच्चे कहते हैं अल्लाह माफ करे ये पैराफिन क्या होता है। बच्चे ये एक लैटिन वर्ड है, जिस लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, एक पैरम दूसरा एफिन। जो पैरम होता है, पैरम का मतलब होता है लिटर, और एफिन्स कहते हैं एफिनिटी को, यानी लिटल एफिनिटी। लिटल एफिनिटी का मतलब किस चीज के हवाले से कि ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शंस शो नहीं करते। निचले पॉइंट में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इनर्ट होते हैं, यानी ये रिएक्टिव नहीं होते। किस हवाले से? एसिड्स अगर इन पे हमला कर दें तो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बेसिस अल्कलीज जिसको हम बोलते हैं, ये हमला कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी जो दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज करते थे या रिड्यूस करते थे, उनका भी अल्केन्स के ऊपर कोई खातिर खा एक्शन नहीं होता, वो कोई काम नहीं कर सकते। अब बच्चों जरा गौर करना, इसमें रिएक्शंस फिर किस तरह के होते हैं? दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। या इससे पहले वाली जो चीज है, पहले वाला पॉइंट स्किप हो गया, सॉरी बच्चे। अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स किस वजह से होती है? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। सो नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान नॉन पोलर नेचर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। अब दो न्यूक्लियस के दरमियान में चूंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड बना होता है। सिग्मा बॉन्ड का आगे वाले टॉपिक, इसी स्लाइड से आगे वाली स्लाइड्स को हम डिस्कस करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर है वो। तो हम इसमें से भी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर लॉन्ग आ जाए तो फिर तो बहुत अहम है, बहुत आसान है, अहम नहीं आसान है, अतः शॉर्ट है। सो अब अगर हम बात करते हैं अनरिएक्टिविटी किसकी वजह से? नॉन पोलैरिटी की वजह से। अब नॉन पोलैरिटी की वजह से कोई एसिड, कोई बेस, कोई चीज इसके ऊपर असर नहीं कर सकती, जिसमें आपको पता बताया है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। तो जिसकी वजह से अच्छा इसमें ना कोई आयनिक रीजेंट इस पे फिर हमला करेंगे, ना कोई अल्कली चीजें इस पे हमला करती हैं, कुछ भी नहीं होता फिर। अब इसमें रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक रिप्लेसमेंट करनी है, यानी आपके पास अल्केन्स हैं, अल्केन्स में जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, उन हाइड्रोजन की जगह के ऊपर आप कोई हैलोजन लगा लें, आप उन्हीं की जगह पे कोई नाइट्रो ग्रुप लगा दें, NO2 ग्रुप लगा दें, यानी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उस हाइड्रोजन की जगह के ऊपर कोई और चीज लगा दें, उसी की जगह के ऊपर आप कोई भी और अगर एलिमेंट्स लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी अगर ये शो करेंगे तो ये खास कंडीशन में जाके करते हैं, आम हालात में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो नहीं करते। अब दूसरा इसके पास बात है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि हमने रिफॉर्मिंग की थी, उसमें हमने जो हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया था, तो उसके लिए आपको एक बात पता थी कि हमने चेन को तोड़ा था, तो कैटालिटिक रिएक्शन है, हमने तोड़ना है, यहाँ पे कैटालिसिस करनी है। अब इसमें कैटालिस्ट भी यूज कर सकते थे, जैसा कि हमने सिलिका यूज किया था, एल्यूमिना यूज किया था, और हीट थर्मल भी हमने किया था, थर्मल क्रैकिंग की थी। यानी ये क्रैकिंग वाला जो टॉपिक था वो सारे का सारा थर्मल क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स थी, यानी जो हायर हाइड्रोकार्बन्स थे उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया था, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये आखिरी स्लाइड है और इसके बाद एक स्लाइड और है, तो उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ, जो असाइनमेंट्स के हैं वो आपने मुझे सबमिट भी करानी है, कल वाले भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। खैर सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है, यानी नॉन रिएक्टिव होता है। ये नॉन रिएक्टिव क्यों होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड आपको याद होगा वेस्पर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहा था जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्टेड हैं, जिस वजह से वो कम जगह घेरते थे। सो अब यहाँ पे भी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है
कि यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं दो न्यूक्लियाई के दरमियान। यानी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था, आपको याद होगा कि सिग्मा बॉन्ड जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती थी मॉलिक्यूल्स की, लीनियर सॉरी पैरेलल नहीं लीनियर ओवरलैपिंग होती थी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती थी, मॉलिक्यूल्स एक हेड टू हेड ओवरलैप करते थे, तो हम उसको क्या कहते थे, तो लीनियर ओवरलैपिंग को सिग्मा बॉन्ड, और वो बॉन्ड मजबूत होता था, वो आसानी से टूटता नहीं था। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, दो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको दो न्यूक्लियस डायरेक्ट खींच रहे होते हैं, जिस वजह से उनमें डिस्टेंस भी कम हो जाता है। और नंबर 2 के ऊपर जो उनका काम होता है वो ये होता है कि डिस्टेंस कम होने के साथ साथ वो स्टेबल बन जाते हैं, वो टूटते नहीं है बाद में। तो नहीं टूटेंगे तो रिएक्शन नहीं शो करेंगे, फिर इस वजह से अगर उनको तोड़ना है हमने तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब बहुत ज्यादा एनर्जी देने के लिए हमें एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए होता है, जिस वाले से वो नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं टूटते। सो यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ना उनको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ना उन पे कोई न्यूक्लियोफाइल, ना वो इलेक्ट्रोफाइल पे खुद अटैक करते हैं, ना उनके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करते हैं। अब बच्चे ये जो दो चीजें लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, यानी जिसके ऊपर खुद के ऊपर या पॉजिटिव चार्ज हो या उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जैसा कि BF3 का केस है हमारे पास। आपको याद होगा कि BF3 को हमने पढ़ा था कि ये लिविस एसिड के तौर पर काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 फ्लोरीन के साथ मिलके भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल था, यानी इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने वाला। तो कोई जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक नहीं करते, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी पे अटैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये खुद स्टेबल होते हैं, इनको किसी के साथ स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। नंबर 2 पे न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, यानी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, तो आप जो जिनके ऊपर बजाते खुद नेगेटिव चार्ज हो और वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करें, यानी खुद के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो किसको अट्रैक्ट करेंगे? जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस के ऊपर होता है, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी के ऊपर, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करती, यानी ना न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेंगे, ना ही इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक करेंगे। तो ये बच्चे इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आखिरी जो हमारी स्लाइड है वो है हमारे पास आज के लेक्चर की, वो है असाइनमेंट्स। इस वजह से मैंने आज का लेक्चर मुख्तसर रखा था। जितना हमने पढ़ा है उसमें वाई आर अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, इसका जवाब मुझे चाहिए। व्हाट इज क्लीमेंसन रिडक्शन, कल वाले टॉपिक के अंदर जो कल हमने पढ़ा था। वाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नियोपेंटेन इज लोअर देन एन पेंटेन। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स नियोपेंटेन जो होता है वो कम होता है एन पेंटेन से, क्यों कम होता है? ये भी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपने रीजंस बतानी है क्यों कम होगा, क्योंकि ये ब्रांच चेन है। बहरहाल मैं ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद है व्हाट इज हाइड्रोजनोलाइसिस। हाइड्रोजनोलाइसिस क्या थी? कल का लेक्चर आपको अल्काइल हैलाइड वाला जो फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, उसके आखिर में हमने हाइड्रोजनोलाइसिस पढ़ा था, उसको जरा देख लेना, फिर आंसर मुझे लिख के देना। उसके बाद है व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होपफुली कि ये आपको पता चल गए होंगे कौन से होते हैं, उसकी एग्जांपल्स, दो की एग्जांपल देनी है। सिग्मा बॉन्ड्स आर इनर्ट इन अल्केन्स, जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करना है कि सिग्मा बॉन्ड इनर्ट हैं अल्केन्स में, कैसे इनर्ट हैं। उसके बाद प्रूव बाय स्ट्रक्चर दैट फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट बाय आयोपिक नेम, आयोपिक नोमेनक्लेचर। आयोपिक नोमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक ये जो 3 नाम है ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना है कि ये गलत है, तो फिर इनके ठीक नाम कौन से होंगे। यानी 4 मिथाइल पेंटेन गलत है तो ठीक कौन सा होगा, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और ये भी बताना है। इस तरह 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन ये गलत है, तो इसका ठीक नाम भी बताना है, स्ट्रक्चर भी बताना है। उसके बाद 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, इसका भी आपने बताना है कि ये कैसे गलत है। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ करने लगा हूँ, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करूँ।